फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देने के लिए तमाम देश आगे आए, उसमें कनाडा भी शामिल हो गया। कनाडा ने कहा कि अगर फिलिस्तीनी प्राधिकरण चुनाव कराने सहित कुछ बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध होता है तो वह उसे राष्ट्र के रूप में मान्यता देने को तैयार है। कनाडा के इस ऐलान से कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए और उन्होंने कनाडा को बड़ा झटका दे डाला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के अंतर्गत ना आने वाले कनाडाई सामानों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। ट्रंप के इस आदेश से अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी देश कनाडा के साथ महीनों से चल रहा टैरिफ विवाद और बढ़ गया। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट में कहा गया है कि नए टैरिफ से बचने के लिए दूसरे देशों के जरिए भेजे जाने वाले कनाडाई सामानों पर 40% का ट्रांसशिपमेंट शुल्क लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से नया टैरिफ दांव ऐसे वक्त में खेला गया जब पड़ोसी कनाडा ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। माना जाता है कि ट्रंप कनाडा के इस फैसले से बहुत नाराज हैं, इसलिए उन्होंने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने फेंटेनाइल की तस्करी को रोकने के मुद्दे पर भी कनाडा ट्रंप के निशाने पर रहा है। हालांकि कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में आने वाले फेंटेनाइल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कनाडा से आता है और सीमा प्रवर्तन पहले ही मजबूत कर दिया गया है। बावजूद इसके ट्रंप और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कनाडा पर 35% टैरिफ की नई घोषणा कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा 1 अगस्त की समय सीमा से पहले की गई कथित बातचीत के बावजूद की गई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि कनाडा से कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले कार्नी ने कहा था कि अमेरिका से बातचीत रचनात्मक रही, लेकिन 1 अगस्त की समय सीमा तक पूरी होने तक बातचीत पूरी होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद अब कनाडा विकल्पों पर विचार कर रहा है, क्योंकि यहां के प्रांतीय नेता रणनीति पर बटे हुए हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% काउंटर टैरिफ लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि कनाडा को सही समझौते से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बात पर अड़े रहना होगा। इसी बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि कनाडा पर लगाए गए 35% टैरिफ पर पुनर्विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी अपनी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बंद कर दें। फिलहाल अमेरिका और कनाडा इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा अमेरिका इसे लेकर अपने फैसले में कोई बदलाव करता है या फिर टैरिफ मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक हमला किया था, जो हमास के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद इजराइल ने जो हमले शुरू किए वो अभी तक रुके नहीं हैं। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा में जो बमबारी शुरू की वो इतने सालों बाद भी लगातार जारी है। इस बमबारी का खामियाजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इजरायली हमलों में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजरायली हमलों की वजह से गाजा खंडर में अब तब्दील हो चुका है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को जितनी मदद चाहिए उनको उतनी मदद पहुंच नहीं रही है। गाजा वासियों को खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वहां भूखमरी फैल रही है और लोगों की मौतें हो रही हैं। सबसे बुरी हालत तो महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की हो गई है। हर 3 घंटे पर एक बच्चे की मौत हो रही है। त्राहिमाम मच रहा है। दिल किसी का पसीज नहीं रहा। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी अकाल या भूखमरी घोषित नहीं हो सकती। इंटीग्रेट फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की 3 शर्तों में एक शर्त यह है कि हर 10,000 की आबादी में 5 बच्चों की मौत रोज हो, तभी अकाल घोषित होगा। फिलिस्तीनियों की आबादी लगभग 20 लाख है। इस लिहाज से जरूरी संख्या 1000 बैठ जाती है।
इजराइल ने नाकेबंदी में ढील दी, लेकिन 2 करोड़ की आबादी तक राशन पहुंचना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथों पर गोलियां चल जाती हैं। गाजा के 90% हिस्से पर इजरायली सेना की नजर है और वो किसी भी शक का सफाया करने में यकीन रखते हैं, चाहे बच्चे मरे या फिर बूढ़े। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल उठता है कि आईपीसी ने भुखमरी की घोषणा क्यों नहीं की। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा का भुखमरी संकट हताशा के स्तर तक पहुंच गया है। इस महीने अब तक 82 लोग कुपोषण से मर चुके हैं। कुपोषण से मरने वालों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। आईपीसी ने इससे पहले 2004 में सोमालिया को भुखमरी से पीड़ित घोषित किया था। इसके बाद 2017 और 2020 में सूडान के खास हिस्से को अकाल पीड़ित घोषित किया गया। आखिर आईपीसी किसी इलाके को भुखमरी में मानता कब है, जब ये 3 शर्तें आपको बताते पूरी होती हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। 20% घरों में खाने की बहुत कमी हो, यानी लोग भूखे रहें। 6 महीने से 5 साल के 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण हो। 15% बच्चे इतने कमजोर दिखें कि ऊपरी बाजू कंकाल जैसा दिखाई दे। प्रति 10,000 की आबादी में से कम 2 लोग या 4 लोग रोज भूख या बीमारी से मरे। गाजा की आबादी के हिसाब से हम 1000 बच्चों की रोजाना मौत चाहते हैं। ये है आईपीसी के नियम जो वो बता रहा है। तब ये तय करेंगे कि भुखमरी की स्थिति है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये डेटा कौन जुटाए। हम ये तो जानते हैं कि हर दिन 80 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बम से मर रहे या भूख से वे कौन तय करेगा। आपको बता दें, गाजा पट्टी का मुख्य अस्पताल इजरायली बमबारी में मैदान बन चुका है। जो अस्पताल बचे हैं वहां इलाज के लिए दवा नहीं है। गाजा की 90% आबादी विस्थापित है। विदेशों से राहत भरे टैंकर इजराइल समंदर में ही रोक रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में हम एक मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो कौन रोकेगा, कौन रुकवाएगा, और गाजा में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें सही करने में कौन आगे आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।